बोलो लास्ट टॉपिक क्या था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अच्छा, माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बता दिए थे। यस सर। नेक्स्ट विल स्टार्ट टेलीस्कोप। बोर्ड दिख रहा है क्लियर? यस सर। देखो टेलीस्कोप का जो वर्किंग होता है वो सिमिलर होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह। थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि टेलीस्कोप में हम दूर की चीजें देखते हैं। जो दूर की चीजें हैं जो छोटी छोटी हमें दिखते हैं वो हम टेलीस्कोप के हेल्प से मैग्नीफाई करते हैं, ठीक है, और उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें होता है क्या, लिख लो इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज, इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज, इट कंसिस्ट ऑफ टू converging lenses, two converging lenses placed coaxially, two converging lenses placed coaxially, placed coaxially. One of them, full stop के बाद full stop, one of them is called objective, one of them is called objective, one of them is called objective, and and it has and it has and it has large aperture and focal length, and it has large aperture and focal length, it has large aperture and focal length, full stop. Other lens, other lens is called, other lens is called eyepiece, other lens is called eyepiece, other lens is called eyepiece, and it has and it has and it has focal length, and it has focal length, it has focal length less than objective, and it has focal length less than objective, ठीक है। तो टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप में माइक्रोस्कोप का जस्ट अपोजिट होता है। माइक्रोस्कोप में जो भी हम ऑब्जेक्टिव लेंस यूज कर रहे थे उसका अपर्चर और उसका फोकल लेंथ आईपीस के रेस्पेक्ट में छोटा था। यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, टेलीस्कोप में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल होता है, टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप होता है, या फिर गैलीलियन टेलीस्कोप होता है। हम जो देख रहे हैं, हमें जो पढ़ना है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की अगर बात करोगे तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, जनरली दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम देखते हैं, जैसे स्टार्स हो गया, ठीक है, या कोई प्लेनेट हो गया, उसको हमें देखना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है। तो हम किस टेलीस्कोप का यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। और जो भी मैंने वो चीजें लिखाई हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, दो लेंस होगा, दोनों को एक्सियली प्लेस करेंगे। एक लेंस जो आई के पास होगा उसको आई पीस बोलेंगे, और एक दूसरा लेंस जिसका अपर्चर ज्यादा है उसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। यहाँ पे एक आई पीस और एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो लेंस है, ठीक है ना, ये जो लेंस है इस पे जो लाइट रे आएगा वो कैसा होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि लाइट रे बहुत दूर से आ रहा है। लाइट रे जो भी आएगा इस लेंस पे फॉल होगा, इस ऑब्जेक्टिव लेंस पे जो फॉल होगा वो कैसा लाइट रे होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि वो स्टार से आ रहा है या किसी मून से या किसी प्लेनेट से आएगा, बहुत दूर से आ रहा है। तो जो लाइट रे इस पे इंसिडेंट होती है, दो लाइट रे आर पैरेलल।
ऑब्जेक्टिव पे जो भी लाइट रे गिरेगा इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो कैसा लाइट रे होगा? पैरेलल लाइट रे होगा। और पैरेलल लाइट रे पास कहाँ से होती है? पैरेलल लाइट पास होती है, कहाँ से पास होगी? फोकल प्लेन से, ठीक है ना। पैरेलल लाइट जो भी पास होगा वो क्या होगा? फोकल प्लेन से पास होगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्टिव जो भी लाइट होगा वो एक्सिस के पैरेलल होगा, वो एक दूसरे से पैरेलल होंगी, ठीक है ना। एक दूसरे से पैरेलल है, ऐसा नहीं कि एक्सिस के पैरेलल। अगर एक्सिस के पैरेलल होंगी तो एक्सिस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन जो लाइट रे आ रही है वो एक दूसरे से पैरेलल है। इससे मे भी पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर पैरेलल रे आ रहा, पैरेलल रे अगर कोई तुम्हारे पास आ रहा है तो अगर ऐसा कुछ रे है तो ये अनडेविएटेड पार्ट्स हो जाएगा। और दूसरा रे अगर हम इसके पैरेलल ले रहे हैं तो ये जो रे है, जो दूसरा पैरेलल रे, वो बेंड होगा और बेंड होकर के एक पॉइंट पे मिलेगा। इस पॉइंट को इस एक्सिस से टच करोगे तो दिस विल गिव इमेज, ठीक है। और ये जो इमेज बनेगा दैट इमेज विल बी एट एफ ओ। ये जो इमेज है जो इस रे के चलते बन रहा है, जो पैरेलल रे इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस से आ रही है, वो कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मिलती है और उस पॉइंट से टच करोगे एक्सिस को तो ये कहाँ पे कट करेगा? ये कट करेगा एट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? मतलब ये जो भी लेंस है इसने दूर वाले ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना दिया है। दूर वाला जो भी, मे बी सन, मे बी मून, मे बी स्टार, कुछ भी रखा हुआ है, उसका एक इमेज फॉर्म करवाया कहा? एफ ओ पे। आ रही है बात समझ में? यस। अब क्या होगा कि ये जो इमेज है, इस इमेज को कौन देखेगा? इस इमेज को देखेगा आईपीस। इस इमेज को कौन देखेगा? ये जो भी इमेज बन रहा है इसको आईपीस देखेगा। तो यहाँ से जो लाइट रेज आ रही हैं अगर वो आईपीस से टकराएंगी तो वहां से फिर फाइनल इमेज बनेगा, और दैट फाइनल इमेज इज द इमेज वी ऑब्जर्व फ्रॉम द टेलीस्कोप। वो वही इमेज जो होगा, जो हमें दिखेगा फाइनल इमेज, उसी को हम ऑब्जर्व करते हैं और वो बताता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके का है। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार और रिफ्रैक्शन करवाना पड़ेगा, और जो दूसरा रिफ्रैक्शन है वो कहाँ से करवाएंगे? लेंस नंबर 2 से, जो कि आईपीस है। तो अगर यहाँ से रिफ्रैक्शन करवाओगे, अगेन तुम्हें कितने रे चाहिए? 2 रे चाहिए। 2 रे में मान लो एक रे हम कहाँ से पास करवा रहे हैं? एक रे इधर से पास करवा रहे हैं, यहाँ से एक रे पास करवाया जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला रे अनडेविएटेड जाता है, तो अनडेविएटेड निकल गया। दूसरा इस टिप से अगर रे ले रहे हैं पैरेलल, तो ये पैरेलल रे कहाँ से पास होगा? इसके फोकस से। ये एफ ई है, इसके फोकस से पास होगा। ये पास होगा इस आईपीस के फोकस से। तो अगर ये आगे देखोगे तो आगे ये डेविएट होगा, ठीक है। डेविएट होगा तो फिर इसको, हमारा काम क्या होता है? इसको आगे एक्सटेंड करना। आगे एक्सटेंड करते हैं, जहाँ पे ये दोनों रे मिलती हैं वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये तुम्हारा फाइनल इमेज है, आई और आई डैश, ठीक है। अब इसमें नेमिंग कर दे रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज वी ओ। ऑब्जेक्टिव से इमेज बना है, इस डिस्टेंस को वी ओ बोलना है। ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी क्यू ई। और यहाँ जो डिस्टेंस आएगा फाइनली, दिस विल बी वी ई। ये तुम्हारा फाइनल इमेज है और इसी को हम देखते हैं। यहाँ पे 2 एंगल की हमें जरूरत पड़ती है, वो दोनों एंगल शो कर दे रहा है। एक एंगल दिस, इसको थीटा नॉट बोलते हैं, और एक एंगल ये जिसको हम थीटा बोलते हैं। ये बन रहा है डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट है या जो भी हमारा स्टार है, मून है, उसके चलते। और ये जो थीटा है ये बन रहा है इमेज के चलते आई पे, क्योंकि ये जो रेज है ये आई को जाती है। तो आई पे जो इमेज बन रहा है वो कितना एंगल बना रहा है उसके वो देखेंगे। ये थीटा नॉट जो रियल ऑब्जेक्ट बना रहा है वो एंगल है।
दो कर लिए डायग्राम। यस सर। चलो समझते हैं अब मैग्निफिकेशन क्या होगा। मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन यहाँ भी सेम है। जब मैग्निफिकेशन निकालते हैं यहाँ पे जनरली हम मैग्नीफाइंग पावर उसको बोलते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है डेफिनेशन सेम है, एंगल मेड विथ इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय एंगल मेड विदाउट इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तब कितना एंगल बनता, यानी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आई पे कितने का एंगल बनाता, थीटा नॉट के बराबर बनाता। ठीक है ना, क्योंकि इसी एंगल पे क्या कर रहा है, रे जो ऑब्जेक्ट है वो आकर के फॉल कर रही है। ठीक है, उसके बाद जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करने के चलते ये ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये आई पे कितना का एंगल बनाएगा, वो विदाउट या फिर इसको लिख सकते हो कैपिटल एम इज इक्वल टू थीटा बाई थीटा नॉट। कैपिटल आई इक्वल्स टू थीटा बाई थीटा नॉट। ये सेम फॉर्मूला सबके लिए हमने पढ़ा है अभी तक, भले वो सिंपल हो, कंपाउंड हो या टेलीस्कोप हो, सबके लिए यही फॉर्मूला आता है मैग्नीफाइंग पावर का, एम इज इक्वल टू थीटा बाई थीटा नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ से थीटा नॉट अगर निकालना है कि थीटा नॉट की वैल्यू कितनी हो, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों सेम है। अगर ये थीटा नॉट है तो ये भी थीटा नॉट होगा, अल्टरनेट एंगल के चलते या अपोजिट एंगल के चलते। ये एंगल और ये एंगल अपोजिट है, तो ये अगर थीटा नॉट है तो ये भी थीटा नॉट होगा। ठीक है, तो अगर थीटा नॉट यहाँ से लिखने की कोशिश करोगे तो क्या लिख सकते हो, बोलो। थीटा नॉट अगर इधर से लिखने की कोशिश करोगे तो थीटा नॉट कैन बी रिटन एज, थीटा नॉट कैन बी रिटन एज एच बाई, अगर ये हाइट एच है, एच बाई एफ ओ लिख सकते हो। ये लेंथ और ये हाइट, ये लेंथ एफ ओ के बराबर है और ये हाइट एच, ये जो इंटरमीडिएट इमेज बन रहा है उसका हाइट, तो थीटा नॉट को लिख सकते हैं एच बाई एफ ओ। क्लियर है? यस सर। वैसे ही अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा अपोजिट एंगल से। अगर ये एंगल थीटा है जो ये इमेज आंखों पे बना रहा है, तो इस ये एंगल थीटा है तो अपोजिट से ये भी एंगल थीटा होगा। तो अगर थीटा तुम्हें लिखना है तो थीटा विल बी हाउ मच, थीटा विल बी थीटा विल बी दिस एच डिवाइडेड बाय यू ई, आया ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, ये यू ई के बराबर है, तो इधर यू ई आएगा, और ये हाइट इंटरमीडिएट इमेज। ठीक है, समझ लो जल्दी से, इमेज को हटाएंगे, उसका जरूरत है, जो भी डायग्राम है उसका स्पेस चाहिए, हटा दे। यस सर। चलो, तो जो मैग्निफिकेशन है, थीटा और थीटा नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, एम इज इक्वल टू ये वैल्यू रखोगे तो एच बाई यू ई डिवाइडेड बाई ये वैल्यू एच बाई एफ ओ, एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, मैग्निफिकेशन विल बी एफ ओ बाई यू, यानी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो एफ ओ बाई यू ई के बराबर है। और यू ई ध्यान से रखो क्या है, यू ई है जो इंटरमीडिएट इमेज बन रहा था उसका डिस्टेंस आईपीस से, आईपीस से इंटरमीडिएट जो इमेज बन रहा है उसका डिस्टेंस कितना है, उसको हम यूवी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें दो सिचुएशन डिस्कस करना होता है। पहला सिचुएशन क्या है, पहला सिचुएशन है कि जब नियर डिस्टेंस पे बनेगा, यानी डी पे बनेगा इमेज, तब उसके लिए क्या मैग्नीफाइंग पावर होगा। या अगर इमेज को हम इनफाइनाइट पे बनाए, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है, तो फिर उसके लिए क्या मैग्नीफाइंग पावर होगा। ठीक है, चलो तो समझते हैं। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, लेंथ, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ जो होगा टेलीस्कोप का वो कितना बड़ा होगा, वो डायग्राम तुम्हारे पास है, तुम देख सकते हो कि जो भी लेंथ है वो लेंथ कितने के बराबर है, लेंथ है एफ ओ प्लस वी के बराबर या यू के बराबर। लेंथ जो है वो किसके बराबर है, एफ ओ प्लस यू के बराबर, क्योंकि जो भी
एक चीज फिक्स है, एक चीज फिक्स क्या है कि जो इंटरमीडिएट इमेज बनेगा, जो भी इंटरमीडिएट इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा FO पे। ठीक है ना, ये तो पक्का है। आ रही बात समझ में, इस चीज को चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये FO कांस्टेंट है। नेक्स्ट चीज क्या है कि हम शिफ्ट करते हैं जो भी हमारा आईपीएस को अगर आगे पीछे करोगे तो ये पोजीशन चेंज होगा यूवी। ठीक है ना, तो जो भी लेंथ होता है, लेंथ जो होगा कितना होगा, लेंथ विल बी FO प्लस यूई। आ रही है बात समझ में, यस सर। टेलीस्कोप का लेंथ है ये। हम दोनों कंडीशन डिस्कस करेंगे। पहला कंडीशन है कि when final image is formed at image is formed at infinite, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म कर रहे हैं। मतलब जो यहाँ पे ये जो इमेज दिखाए थे आई डैश, वो कहाँ पे बन रहा है, इनफाइनाइट पे बन रहा है। तो अगर इनफाइनाइट पे बनेगा तो समझना क्या होगा, अगर फाइनल इमेज को हम इनफाइनाइट पे बना रहे हैं तो इसका कहने का मतलब है कि VE इज इक्वल टू इंफिनिटी। VE कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, क्योंकि फाइनल इमेज आईपीएस से बन रहा था और आईपीएस से इन्फिनिटी बनने का मतलब है कि VE की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी। अगर VE इन्फिनिटी है, इट मींस UE इज इक्वल टू हाउ मच, FE। UE कितना हो जाएगा, FE के बराबर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। जब फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, फाइनल इमेज बन रहा है इनफाइनाइट पे, इसका मतलब जो UE है वो FE के बराबर है। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ, समझो। देखो ये जो दो लेंस था, इस दो लेंस के चलते एक इमेज यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस था वो कितना था, FO के बराबर था। ये फिक्स है क्योंकि लाइन जो भी रेज है वो बहुत दूर से आ रही है, फोकस पे इमेज बनेगा, फोकल प्लेन में इमेज बनेगा। लेकिन ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो वैल्यू हम UE ले रहे हैं, ये UE FE के बराबर हो जाए, मतलब इसके फोकस पे बने। ठीक है ना, इस दोनों का फोकस क्या हो जाए, कॉइंसाइड कर जाए। ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि इसका फोकस और इसका फोकस हम लेंथ एडजस्ट करके कॉइंसाइड कर दिए। तो अगर लेंथ एडजस्ट कर दी है तो इसके फोकस पे इंटरमीडिएट इमेज बना, जो कि इवेंचुअली इसका भी फोकस है। तो इसके फोकस के लिए क्या होगा, जो फाइनल इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट पे बनेगा। आ रही है बात समझ में। यस सर। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होगा, सो मैग्नीफाइंग पावर M इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, ऊपर जो था वो क्या वैल्यू था, FO था, ये तो चेंज हो नहीं रहा है। नीचे UV की जो वैल्यू है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, FE रख सकते हैं। क्या रखोगे, FE रखोगे। और ध्यान देना यूवी जो होगा वो विथ साइन रखोगे, यूवी विथ साइन रखोगे तो यहाँ माइनस आएगा। यूवी हम क्या रखेंगे, विथ साइन रखेंगे, क्योंकि दूसरे लेंस एफपी के आईपीएस के रिलेटिव में ये जो टर्म है ये नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है ना, तो नेगेटिव आएगा तो मैग्निफिकेशन जो होगा दैट विल बी FO बाई FE, यहाँ माइनस साइन के साथ। तो ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन है। कब, जब हम फाइनल इमेज को कहा फॉर्म करवा रहे हैं, फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे फॉर्म करवा रहे हैं। और इस केस में जो लेंथ होता है, लेंथ की जो वैल्यू, लेंथ जो होगा टेलीस्कोप का, दैट लेंथ विल बी FO प्लस FE। इंपॉर्टेंट है ये कि जब लेंथ इतना रखोगे, ठीक है ना, किसी भी टेलीस्कोप का लेंथ अगर हमने एडजस्ट करके FO प्लस FE के बराबर कर दिया, उसके चलते जो इमेज फॉर्मेशन होगा दैट इमेज विल फॉर्म एट इनफाइनाइट, जिसका मैग्निफिकेशन माइनस FO बाई FE होगा। क्लियर है। यस सर। अब एक चीज यहाँ से देख सकता हूँ मैग्नीफाइंग पावर से कि अगर FO को ज्यादा नहीं रखोगे, ठीक है ना, यहाँ पे हो सकता है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव है उसका फोकल लेंथ या फिर उसका अपर्चर क्यों बड़ा रखा है, अगर बड़ा नहीं रखोगे, अगर ये वैल्यू छोटा है तो मैग्नीफाइंग पावर 1 से कम हो जाएगा, जो कि क्या होगा, इमेज को ऑब्जर्व करने में दिक्कत होगा। इसलिए FO को हम क्या करते हैं, बड़ा रखते हैं FE के रेस्पेक्ट में, ताकि मैग्नीफाइंग पावर 1 से ज्यादा हो और चीजों को हम क्या करें, इजिली ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, और ये नेगेटिव क्यों हो रहा है, नेगेटिव इसलिए आएगा, मैग्नीफाइंग पावर यहाँ से नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि फाइनल इमेज जो बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। इमेज जो बन रहा था, जो मैंने यहाँ इमेज बनाया था वो कैसा बन रहा था, उल्टा बन रहा था। ठीक है, मतलब किसी भी टेलीस्कोप से अगर कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं हम, तो उसका जो इमेज बनता है दैट फाइनल इमेज इज
रिवर्स, ठीक है, या इन्वर्टेड होता है। फाइनल इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इसलिए यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर है वो नेगेटिव होगा। क्लियर? यस सर। चलो अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। नियर पॉइंट बनने का मतलब है जो VE है, V इज इक्वल टू D। V कितने के बराबर हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। अगर विथ साइन पुट करोगे तो -D होगा। मतलब जो फाइनल इमेज बन रहा है आईपीस के चलते, वो कहाँ बनेगा, आंख के नियर पॉइंट पे बनेगा। और नियर पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर D से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यहाँ से तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से तुम्हें कैलकुलेट करना है U। ठीक है, तो U कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर का जो भी फॉर्मूला है उसमें हमने क्या देखा है कि मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है उसमें तुम देख सकते हो कि यूवी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब तुम जाकर के क्या पता कर पाओगे, मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट कर पाओगे किसी भी टेलीस्कोप के लिए। तो यूवी की जरूरत पड़ेगी, हमें VE पता है। तो लेंस का अगर फॉर्मूला यूज करें, लेंस का फॉर्मूला दैट इज फ्रॉम 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F। यहाँ से UV आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे V रखेंगे, यहाँ UV और यहाँ FE। इसको रख के अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं UE। और जो UE यहाँ से कैलकुलेट करेंगे उसको कहाँ पुट कर देंगे, उसको पुट कर देंगे मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला में या मैग्नीफाइंग पावर वाले फॉर्मूला में। तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगा इन केस ऑफ दिस कंडीशन। क्लियर है? यस सर। कंफ्यूजन? ठीक है, तो यहाँ से अगर यूवी निकाल के मैग्निफिकेशन पावर जब लिखोगे, मैग्निफिकेशन जब निकालोगे, मैग्नीफाइंग पावर जब कैलकुलेट करोगे, दैट विल कम एज, पता है किसी को, पढ़े हो कि नहीं है सर? खुद से पढ़े थे सर पहले। खुद से पढ़े, फॉर्मूला सेम ही रहता। पिछला वाला क्या था एक बार बताना, FO/FE इनटू, इसमें क्या होता है, एक टर्म ऐड हो जाता है 1 + D डिवाइडेड बाई FE। इस केस में जो भी मैग्निफिकेशन होता है उसमें ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 + D/FE मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यूवी कैलकुलेट करोगे, यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। यूवी मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, यूवी कैलकुलेट करोगे इट विल कम एज FE इंटू -D डिवाइडेड बाई D + FE। ये ऐसा कुछ आएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो यूवी जो टर्म दिखेगा तो तुमको इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, और इसको पुट करोगे पिछले वाले फॉर्मूला में, मतलब FO/UE में, UE की जगह ये पुट करो, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा। और ये कब यूज करेंगे, ये तभी यूज करेंगे जब ये साफ साफ सवाल में लिखा होगा, तो नहीं लिखा होगा तो नहीं यूज करेंगे। ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन है। नेक्स्ट काम होता है हमारा लेंथ निकालना, कि जो भी टेलीस्कोप है उसका लेंथ कितना होगा इस केस में। लेंथ जो होगा, लेंथ अभी हमने पढ़ा कि लेंथ इज इक्वल टू FO प्लस UE, और यहाँ पे UV कैलकुलेट करा तो उसकी वैल्यू कितनी आई, उसकी वैल्यू मैंने लिखा था अभी, FE डॉट DE बाई DE। DE D + FE, यही आया था। ठीक है, पिछले वाले केस में माइनस क्यों लिखा था, क्योंकि माइनस साइन कन्वेंशन के चलते आता है। ठीक है ना, यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करना है तो लेंथ ऐसा नहीं कि फिर माइनस साइन रख देंगे, माइनस साइन नहीं रखोगे, लेंथ ये तुम्हारा FE है और ये UE है, तो अब इसको ऐड करना है तब ये टोटल लेंथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि फिर यहाँ माइनस रख के उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस मत रखना नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये दो केस है, दोनों केस में लेंथ इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ मैग्नीफाइंग पावर भी इंपॉर्टेंट है। सेम सिनेरियो जो हमने पहले पढ़ा था, इसके केस में, माइक्रोस्कोप के केस में, या फिर कंपाउंड हो या फिर क्या हो, कंपाउंड ले लो या फिर सिंपल ले लो। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे एक चीज, एक पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न अगर ध्यान रखोगे तो जो भी ये फॉर्मूला अलग आ रहा है उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर यहाँ फॉलो करोगे तो एक पैटर्न दिखेगा तुमको,
वो पैटर्न मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि क्या पैटर्न है। दो केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं जनरली, दो टाइप का। पहला केस क्या है कि जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज डी पे बने या फिर इंफिनिटी पे बने, यही दो केस बन रहा है। फाइनल इमेज या तो डी पे बन रहा है या फिर इंफिनिटी पे बन रहा है। ये दो केस इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों केस हमने कब कब देखा, एक सिंपल के लिए, दूसरा कंपाउंड के लिए, और टेलीस्कोप के लिए। अब देखो डी, हमने डी के केस में मैग्निफिकेशन निकाला था। जब फाइनल इमेज डी पे बनना है तो मैग्निफिकेशन निकाला था। बताओ कितना निकाला था मैग्निफिकेशन। कॉपी पलट के पीछे देखो कि सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जब डी पे फाइनल इमेज बन रहा था तो उस केस में मैग्निफिकेशन कितना था? 1 + D/F। डी बाई एफ ये था, और इस केस में क्या था, डी बाई एफ था। क्लियर? यही था यस ना। अब कंपाउंड के लिए पढ़ा था, तो कंपाउंड के लिए कुछ इस तरीके से आया था, वी बाई यू 1 + D/F, और इधर वी बाई यू D/F, यही आया था। यस कंपाउंड के लिए ये आया था, जब कहा इमेज बन रहा है डी पर तो डी पे ये आया था, और जब इनफाइनाइट पे बन रहा था तो मैग्निफिकेशन ये आया था। ठीक है, और ये जो वीओ है, ये सॉरी वी जहाँ लिखे उसको मॉडिफाई कर लेना। ऑब्जेक्ट शायद मैंने नहीं बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव से जो यूवी है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अभी हमने टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा, टेलीस्कोप के बारे में भी सेम यही पैटर्न दिखा। ठीक है ना, टेलीस्कोप के बारे में भी जब तुमने पढ़ा तो क्या दिखा, इसी तरीके का पैटर्न दिखा कि टेलीस्कोप के लिए जब डी पे जब इमेज बन रहा है तो उसके लिए मैग्निफिकेशन क्या है, उसके लिए मैग्निफिकेशन FO/FE 1 + D/F। और चूंकि यहाँ पे FE/FO दिखाना होता है तो इसलिए FE लिख दे रहे हैं, इधर भी FE, यहाँ भी क्या होगा, FE होगा। और अगर इस केस के लिए कैलकुलेट करा था तो क्या आता है, FO/FE। ठीक है, आ रही बात समझ में क्या कर रहा है? यस तो जब भी डी पे ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, जी पे जब सॉरी फाइनल इमेज बन रहा है तो ये जो कोफिशिएंट है ना, ये मल्टीप्लाई होके आ रहा है। ये कोफिशिएंट इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और जब भी इनफाइनाइट पे बन रहा है तो D/F, इधर D/F ही, और इसके लिए क्या है, जो कोफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है F0 × E, ये इधर। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्मूला याद रखे। देखो तो फॉर्मूला जो है डेराइव कैसे करा ना, किस मेथड से डेराइव करा, वो इंपॉर्टेंट है। याद रखना है, याद रख लोगे सवाल डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा इजीली, मतलब सीधे फॉर्मूला पुट करोगे हो जाएगा। लेकिन अगर भूल जा रहे हो तो कंपाउंड के लिए मैंने बताया था, ये जो आया है, ये आया है किसके चलते, ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव का जो मैग्निफिकेशन है MO इनटू ये जो आया है, ये आया है आईपीस के लिए तो ME। सिमिलर से किस केस इधर भी है, ये MO के लिए है, और ये किसके लिए मैग्निफिकेशन, आईपीस के लिए। तो यहाँ से फाइनल मैग्निफिकेशन मिल रहा है या मैग्नीफाइंग पावर मिल रहा है। ठीक है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा है वो क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है, तुम जो पहले फॉर्मूला पढ़े थे मैग्निफिकेशन का वही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। बस एक चीज में यहाँ गड़बड़ हो जाता है, जब हम इमेज कहाँ बनवाते हैं, इंफिनिटी पे बनाते हैं, तो इसलिए हमें जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, और डेफिनेशन चेंज कर देते हैं तो भी सेम चीज आता है, कोई डिफरेंस नहीं आता। अभी भी वही आया है MO × ME। क्लियर है, आ रही बात समझ में? यस ये तुम्हारा टेलीस्कोप है, और माइक्रोस्कोप है, सिंपल और कंपाउंड दोनों। उसके लिए दो जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं उन दोनों के लिए हमें मैग्नीफाइंग पावर डिस्कस करना होता है, और नहीं तो अगर इन दोनों एक्सट्रीम केसेस का नहीं दिया हुआ है तो सिंपली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से सॉल्व करेंगे। पहले एक बार इमेज बनवाएंगे, दूसरी बार इमेज बनवाएंगे, फिर M1 M2 N2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये तुम्हारा लेंस था। ये जो लेंस है एस्ट्रोनॉमिकल लेंस, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये जो टेलीस्कोप है इसमें जो इमेज बन रहा है वो किसके हेल्प से बन रहा है, वो बन रहा है दो बार रिफ्रैक्शन के चलते। ठीक है ना, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो दो लेंस है, दो बार रिफ्रैक्शन होगा। एक दूसरा टाइप भी होता है टेलीस्कोप का जिसको हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है
कि जो भी फील्ड लेंस था, फील्ड लेंस होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या करता है, वो बाहर का जो फील्ड है उसको कैप्चर कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है उसका इमेज बनवा रहा है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फील्ड लेंस। तो जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस है या फिर फील्ड लेंस है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक मिरर से, ठीक है ना। तो मिरर का काम क्या होता है, मिरर का काम होता है रिफ्लेक्शन करवाना। आ रही है बात समझ में, मिरर का काम क्या है, मिरर का काम है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन करवाना। इसलिए ऐसे टेलीस्कोप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और ये जो टेलीस्कोप है ये न्यूटन ने बनाया था, इसलिए इसको न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं। तो दूसरे अगर कहीं न्यूटोनियन टेलीस्कोप लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो टेलीस्कोप है वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात कर रहा है। तो लिखना इसमें, लिखना इफ द फील्ड लेंस, इफ द फील्ड लेंस, इफ द फील्ड लेंस, ब्रैकेट में लिखना ऑब्जेक्टिव लेंस, ब्रैकेट में ऑब्जेक्टिव लेंस, इफ द फील्ड लेंस, ब्रैकेट में ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ, ऑफ अ refracting telescope, of a refracting telescope, of a refracting telescope is replaced by, is replaced by, is replaced by a converging mirror, is replaced by a converging mirror, is replaced by a converging mirror, mirror, then, then this telescope, then this telescope, then this telescope is known as, is known as reflecting telescope. Then this telescope is known as reflecting telescope. Then this telescope is known as reflecting telescope. ठीक है। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, ध्यान से देख लो, इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर के फ्रंट में हम एक प्लेन मिरर लगा के रखते हैं, ठीक है। तो जो भी लाइट रे आता है इस तरीके से, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन करवाना है तो इसमें। ये डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाओ फिर समझाते हैं। यस सर, हो गया। हो गया, यस। ठीक है। और एक थोड़ा सा ये गलती है, ये जो रे है ना इसको पैरेलल बनाना, क्योंकि दूर से जो ऑब्जेक्ट आए, दूर से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका जो रे आएगा वो कैसा आएगा, पैरेलल आएगा। इसको टेढ़ा मत करो, इसको सीधा बनाओ। दोनों रे कैसा होगा, पैरेलल होगा। उसको सही कर लेना। ऐड कर लो थोड़ा सा ये पोर्शन। हो गया, यस सर। चलो समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, जो भी रे दूर से आ रही थी, मतलब इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो से जो दो रे जो आ रही थी,
दो रे, बहुत सारी रे आएंगी, ठीक है। इमेज बनाने के लिए हमें 2 रे चाहिए, तो उसका हमने 2 रे लिया। और पहले हम जो जो भी बॉडी, दो टेलीस्कोप था, उसमें क्या हो रहा था, लेंस पे लाइट रे फॉल हो रहा था। तो हमने क्या करा, उस लेंस को रिप्लेस करके एक मिरर लगा दिया। अब इस मिरर का काम क्या है कि जो भी रे पैरेलल होके आएंगी, वो डाइवर्ज, वो कन्वर्ज होने के बाद कहाँ जाके मिलेंगी, वो मिलेंगी फोकस, फोकस पे मिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, इधर मिलता है ना, तो इधर थोड़ा ऑब्जर्व करना, क्योंकि लाइट के ही, लाइट रे के डायरेक्शन में है, तो इधर से ऑब्जर्व कर नहीं सकते हो। तो इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा ग्लास लगाते हैं, और ये जो ग्लास है ये प्लेन ग्लास है, मतलब प्लेन मिरर है। तो जो इमेज यहाँ बन रहा था ना, उस इमेज को ये ग्लास क्या कर देता है, ये प्लेन मिरर फ्रंट में बना देता है। आ रही है बात समझ में? अब ये जो फ्रंट में इमेज बना है ना, इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये जो इमेज बना है, ये इमेज किसका बना है, ये इमेज बना है एक ऐसा ऑब्जेक्ट का जो कि इन्फाइनेटली लार्ज डिस्टेंस पे है। तो इन्फाइनेटली लार्ज डिस्टेंस का हम क्या करते हैं, मिरर के हेल्प से एक इमेज फॉर्म करते हैं, और इस इमेज को लेंस के हेल्प से देखते हैं। आ रही बात समझ में? पहले क्या हो रहा था, पहले इस मिरर के, ये पूरा जो सेटअप था, इसके जगह पे एक लेंस रखा हुआ था, पहले उस लेंस से इमेज बन रहा था, एंड दैट इमेज वाज सीन बाय आईपीस। लेकिन अभी क्या है, ये जो इंटरमीडिएट इमेज है, इंटरमीडिएट इमेज किससे बनाते हैं, इंटरमीडिएट इमेज बनाते हैं बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हम इस तरीके का मिरर यूज करते हैं। ये जो मिरर है, ये लाइट रे को कन्वर्ट करता है एक पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अगर कन्वर्ट कर रहा है, तो तुम्हें इधर से देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अब जिधर से लाइट रे आ रहा है, उधर से आंख लगा करके नहीं देख सकते हैं, उसके अपोजिट आंख लगाओगे तब दिखेगा। तो वो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसके पास में एक प्लेन मिरर लगा देते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो इमेज जो यहाँ पे बनना चाहिए था, इस प्लेन मिरर के चलते कहाँ बन जाता है, इस पॉइंट पे बनता है। अब ये पॉइंट पे जो इंटरमीडिएट इमेज बना, इसको हम इस आईपीस के हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है। यस। और इस केस में जो ये एफओ है, एफओ कैसे निकलेगा, इसके रेडियस से। एफओ क्या होता है, जो भी मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होता है, वो होता है r/2 होता है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेडियस पता होना चाहिए। और अगर फोकल लेंथ डायरेक्टली दिया हुआ है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, इसको भी ऑब्जेक्टिव से एफओ से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको एफपी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में जो मैग्निफिकेशन होता है, नीचे लिख लो, मैग्निफिकेशन इन दिस केस, मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस, मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस, magnifying power in this case is given as m is equal to, या mp is equal to fo by fe। जो फॉर्मूला होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता। जो हमने इनफाइनाइट वाले पोजीशन पे जो फाइनल इमेज बनना था, वही फॉर्मूला है, fo by fe। ठीक है। क्लियर? तो मैग्निफिकेशन में इसमें चेंज नहीं होता, मैग्निफिकेशन सेम सेम रहेगा। हटा दे इसको। दो लेंसेस और हैं, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो थोड़ा सा बता दे रहे हैं। एक लेंस होता है टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप। टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप, ये नोट में लिख सकते हैं, टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप। अब इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, क्या होता है। अब देखो, टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप का काम क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है। पिछला वाला जो हमने टेलीस्कोप पढ़ा था, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसमें क्या था, उसमें जो फाइनल इमेज बन रहा था ना, वो उल्टा बन रहा था। जो फाइनल इमेज बन रहा था वो कैसा बना था, इन्वर्टेड बन रहा था। ठीक है। तो अगर हम टेलीस्कोप में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे, टेलीस्कोप में क्या करें, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे, तो वो जो इमेज है, फाइनल इमेज, उसको हम सीधा कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो उसको सीधा करने के लिए क्या होता है कि हमें एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेंस इंसर्ट करना होता है टेलीस्कोप में। ठीक है ना। तो ये टेरिस्टेरियल स्कोप है क्या, ये एस्ट्रोनॉमिकल स्कोप का मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड फॉर्म में होता क्या है समझना, कि हमारे पास ये लेंस था,
और ये लेंस था। इस दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन के चलते हम क्या कर रहे थे, ये ऑब्जेक्टिव था और ये आई पीस था। इस दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इमेज फॉर्म करवा रहे थे, तो वो जो इमेज था वो उल्टा बन रहा था, इधर कहीं बन रहा था, जो डायग्राम मैंने ड्रॉ करा है। अब होता क्या है कि इन दोनों लेंसेज के बीच में हम एक इंटरमीडिएट लेंस प्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटरमीडिएट लेंस प्लेस करते हैं, और इस लेंस का बस इतना ही काम होता है, ये लेंस, इस लेंस का इतना ही काम होता है कि ये लेंस जो इन्वर्टेड इमेज है उसको सीधा कर दे। आ रही बात समझ में? इस लेंस का क्या काम यस होता सर। है, इस लेंस का बस इतना ही काम होता है कि जो भी इन्वर्टेड इमेज बन रहा था उसको क्या कर दे, सीधा कर दे। और समझना, तो पहला जो इमेज बन रहा था वो इसके चलते बन रहा था, मान लो इधर कहीं बना। अब ये जो इमेज बना ना, ये इमेज इससे रिफ्रैक्ट होगा, और इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद ये क्या होता है, सीधा हो जाता है, सीधा होता है। और अब इसके चलते जो फाइनल इमेज बनेगा वो फाइनल इमेज इधर बनेगा और सीधा बनेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। टेरिस स्कोप का बस काम क्या कितना है, जो भी हमने एस्ट्रोनॉमिकल में पढ़ा था उसका उसका क्या करेगा, थोड़ा सा काम करेगा उसमें, कि जो इमेज टेढ़ा बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था, उसको सीधा कर देगा। और सीधा करने के लिए हमें करना क्या होता है, इसमें मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर में कोई चेंज नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम ऐसे इसको प्लेस करते हैं कि ये डिस्टेंस 2f के बराबर हो जाए और ये डिस्टेंस 2f के बराबर हो जाए। तो जब ये इमेज 2f पे रहेगा ना, ये इमेज इस लेंस के रेस्पेक्ट में अगर 2f पे रहेगा तो उसका मैग्निफिकेशन 1 होगा, और इमेज जो बनेगा वो अपोजिट साइड 2f पे बनेगा। ठीक है, ये लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर 2f पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज 2f पे ही बनता है, उल्टा बनेगा और मैग्नीफाई नहीं होगा। तो ये उल्टा था, उसको एक बार क्या कर दिया हमने, सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद अब जो फाइनल इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा। ठीक है, तो इसका छोटा सा काम क्या होता है, छोटा सा काम होता है कि इमेज को सीधा कर देगा। लेकिन उस इमेज को सीधा करने के लिए हमें टेलीस्कोप का साइज बढ़ाना होता है। टेलीस्कोप का साइज क्या हो जाता है, अब जो साइज होगा, पहले जो हमने साइज पढ़ा था डेट वाज FO प्लस FE। पहले जो साइज हमने पढ़ा था वो क्या था, FO प्लस FE था। लेकिन अब इसमें एक टर्म और ऐड हो जाता है, +4F। जहाँ F क्या है, ये F है, फोकल लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट लेंथ। आ रही है बात समझ में? तो यस सर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो पहले जैसे था वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस लेंथ चेंज हो जाता है। लेंथ क्यों चेंज होगा, क्योंकि 2f ये ऐड हो गया, 2f ये ऐड हो गया। पहले ये जो कंडीशन था ये तुम्हारा fp था और ये fo था, और ये गैप यहाँ पे fc है। पहले ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर रहे थे, ये जो लेंथ था 2f और ये 2f ये नहीं था, इसलिए एल आ रहा था fo प्लस fp। अभी ये एक्स्ट्रा 2f और एक्स्ट्रा 2f ऐड करने के चलते जो टोटल लेंथ आएगा टेलीस्कोप का, दैट विल बी FO प्लस FP प्लस 4F। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखना, इसमें लिख लो, दिस लेंस दिस लेंस इज यूज्ड दिस लेंस इज यूज्ड दिस लेंस इज यूज्ड टू टू फॉर्म टू फॉर्म टू फॉर्म फाइनल इमेज इरेक्ट टू फॉर्म फाइनल इमेज इरेक्ट to form final image erect to form final image erect. To achieve this to achieve this to achieve this an intermediate lens to achieve this an intermediate to achieve this an intermediate lens is placed an intermediate lens is placed between intermediate lens is placed between objective and eyepiece, placed between objective and eyepiece, objective and eyepiece, full stop. Magnifying power in this case, magnifying power in this case is given as is given as ये लिख लेना,
हो गया। अब ये -1 क्यों आ रहा है? -1 इंटरमीडिएट जो लेंस है उसके चलते आ रहा है। इंटरमीडिएट लेंस ने क्या करा कि जो इमेज नीचे की तरफ बन रहा था उसको ऊपर कर दिया। साइज सेम है, इसलिए जो मैग्निफिकेशन है इंटरमीडिएट के चलते वो -1 होगा, और -1 इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव होने का मतलब है इमेज कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। ठीक है। और जो लेंथ होगा, एंड नीचे लिखना इसके, एंड लेंथ इज गिवन एज, एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज गिवन एज, and length of telescope is given as FO plus FP plus 4F. Length of telescope is given as FO plus FE plus 4F, जहाँ F क्या है? यह है फोकल लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट लेंस। फोकल लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट लेंस। ये है टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप के बारे में। हो गया। यस सर। अब बात करेंगे गैलीलियन टेलीस्कोप के बारे में। गैलीलियन टेलीस्कोप, GALILIEON, EON, गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप सबसे पहले इसी ने टेलीस्कोप बनाया था, गैलीलियो ने, और उससे इंस्पायर होकर बाकी सारे टेलीस्कोप बने। न्यूटन ने अपना टेलीस्कोप बनाया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बना, टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप बना, लेकिन जो सबसे पहला टेलीस्कोप है वो गैलीलियो ने बनाया। अब इसमें क्या होता है, गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप बनाया था, वो जो टेलीस्कोप था उसमें एक कन्वर्जिंग लेंस था और एक डाइवर्जिंग लेंस था। ठीक है ना। उसमें क्या था, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था कि एक जो लेंस है, फील्ड लेंस, ये कन्वर्जिंग था, लेकिन जो दूसरा लेंस है इसका, आई पीस, ये डाइवर्जिंग था। ये कैसा लेंस था? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। इस लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो सेम चीज होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। जो पहले फॉर्मूला हमने पढ़ा था वही फॉर्मूला। चेंज क्या होता है? चेंज होता है अगेन लेंथ। लेंथ जो होगा टेलीस्कोप का वो चेंज हो जाता है। इस बार जो लेंथ है ये एल, दिस एल इज इक्वल टू FO माइनस एफ। जो गैलीलियन टेलीस्कोप है उसका लेंथ क्या होगा? लेंथ होगा FO माइनस एफ। यहाँ से जब फाइनल इमेज फॉर्म होता है, ठीक है, वो रे पैरेलली अगर आएगा तो उस केस में जो लेंथ होगा, ये लेंथ कब का हम डिस्कस कर रहे हैं? ये लेंथ तब डिस्कस कर रहे हैं जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है। ठीक है ना, क्योंकि वही सबसे लेस स्ट्रेन वाला कंडीशन है। तो जो भी टेलीस्कोप यूज होता है वो जनरली V इक्वल्स टू इनफाइनाइट वाला टर्म यूज होता है। जगह इनफाइनाइट पे फाइनल इमेज बनता है, वही चीज ज्यादा यूज होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि उस कंडीशन के लिए जो आई होता है वो लीस्ट स्ट्रेन कंडीशन में रहता है। तो ये लेंथ किसका है? लीस्ट स्ट्रेन कंडीशन का है। इसमें FO प्लस नहीं होता है, माइनस होता है। ये F इसका फोकल लेंथ, ये F ही इसका फोकल लेंथ, उसमें से घटाते हैं। ठीक है। तो जो लेंथ होता है ये होता है। इसमें नोट में नीचे लिख दो, नोट में इसमें नीचे लिखना, इन दिस केस, in this case intermediate image, in this case intermediate image
In this case, intermediate image is formed outside the lens. In this case, intermediate image is formed outside the lens. इस केस में जो इंटरमीडिएट इमेज होता है वो कहाँ बनेगा, वो बनता है ट्यूब के बाहर, ठीक है। वो इसलिए समझ लो क्या हो रहा है, ये जो रे पैरेलल होके आई, ये डाइवर्ज होता है कुछ इस तरीके से, ऐसे जाता है। तो एक्चुअली में ये मीट कहाँ करेगा, ये ट्यूब के बाहर मीट कर रहा है, लेकिन ये इमेज बनता है इंटरमीडिएट, लेकिन लेंस के होने के चलते ये जो रे है वो ऐसे पार करके निकल जाएगा। रे आया, ऐसे पार करके निकल गया। तो इस रे को तुम देखोगे तो इस रे को देखने से फील होगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटली लार्ज डिस्टेंस से आ रही है, क्योंकि ये पैरेलल हो गई है। ये तुम्हारा इंटरमीडिएट इमेज है, और ये इंटरमीडिएट इमेज है कहाँ बन रहा है, इसके फोकल लेंथ पे बन रहा है। यानी अभी जो फोकल लेंथ है ना इसका, वो कहाँ है, यहाँ पे है। क्योंकि जो पैरेलल रे आएंगी वो डाइवर्ज होके कहाँ मिलेंगी, फोकस पे। डाइवर्ज होके कहाँ मिलेगी, फोकस पे। किसके फोकस पे, इसके फोकस पे, ठीक है। अगर ये फोकस पॉइंट इसके फोकस पॉइंट से कोइंसाइड करेगा, इसके फोकस पॉइंट से क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, तो जो फाइनल इमेज है दैट विल फॉर्म एट इंफिनिटी। मतलब ये जो रे जो तुम्हारे आंखों तक पहुंचेगी, ये पैरेलल होके आ रही है। और कभी भी पैरेलल रे आने का मतलब है जो इमेज है वो कहाँ रखा हुआ है, वो इनफाइनाइट पे रखा। तो इसलिए लेंथ हमने पिछले वाले केस में लिखा था, लेंथ क्या होता है, दिस इज द लेंथ। तो FO माइनस FE विल गिव लेंथ, जो मैं पहले लिखा चुका। मैग्निफिकेशन में कोई चेंज नहीं होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगेन सेम रहेगा, दैट इज FO बाई FE। इसमें कोई चेंज नहीं करते। चलो, तो ये टेलीस्कोप के बारे में बात था। तो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो चीज हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है रेजोल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग इज रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर। समझते हैं रेजोल्यूशन है क्या। देखो, जैसे हमने दो डिवाइस डिस्कस करा, एक माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। देखो, तो टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप बहुत जो चीज है जो दूर है, छोटी छोटी दिखते हैं, उसको वो बड़ा करने का कोशिश करता है। ठीक है, अब समझो कि वो कह रहा है कि हम एक बहुत दूर डिस्टेंस पे दो स्टार्स हैं, तो जो बहुत दूर है वो हमें क्या दिखता है, पास पास दिखता है। ठीक है ना। तो अगर इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, इसको ऑब्जर्व करोगे, तो तुम ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन क्लियरली इसका कब कर पाओगे, जब इन दोनों को डिस्टिंक्ट कर सको। ठीक है, जब दोनों तुमको अलग अलग साफ साफ दिखे। ठीक है ना। जब अब अगर दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड हो रहे हैं या मर्ज हो रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे। सेम चीज होता है माइक्रोस्कोप के साथ भी, क्योंकि माइक्रोस्कोप से जो चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं वो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। मान लो स्टोमाटा को तुम्हें ऑब्जर्व करना है, लीफ का स्टोमाटा ऑब्जर्व करना है, तो लीफ का जो स्टोमाटा होगा वो बहुत पास पास होगा। अगर पास पास है तो दो इमेजेस मर्ज हो सकती हैं। तो अगर मर्ज हो गई, दो स्टोमाटा अगर मर्ज होकर के तुम्हें दिख रहा है, तो अगेन ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं होगा, तुम नहीं बता पाओगे अच्छे से। ठीक है ना, जो भी प्रॉपर्टी है स्टोमाटा का। तो होता क्या है कि जो स्टोमाटा है उसके बीच में कुछ डिस्टेंस है, जैसे ये एक स्टोमाटा और ये एक स्टोमाटा, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है। मान लो ये डेल्टा एक्स। ठीक है, ये जो डेल्टा एक्स है ना, इस डेल्टा एक्स को ही हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो टाइनी ऑब्जेक्ट के बीच में, जो टाइनी ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, कि डेल्टा एक्स गैप बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, जिसको हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये डेल्टा एक्स यहाँ भी हो सकता था, ये तुम्हारा डेल्टा एक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो डिफाइन किया गया एज ए इनवर्स ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर क्या है, रिजॉल्विंग पावर है इनवर्स ऑफ रेजोल्यूशन। क्लियर है, आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो लिखना, डेफिनेशन में लिखना, पहले हेडिंग लिख लियो। यस सर। लिखना, लिखना रेजोल्यूशन इज डिफाइंड एज
resolution is defined as minimum distance between minimum distance between minimum distance between two objects minimum distance between two objects which are which are which are under observation which are under observation which are under observation with microscope under observation with microscope or telescope or telescope full stop पैरा छोड़ के लिखना पैरा छोड़ के लिखना reciprocal of reciprocal of reciprocal of resolution reciprocal of resolution resolution के एक और नाम है ब्रैकेट में इसको लिख दो limit of resolution reciprocal of resolution or limit of resolution is defined as is defined as resolving power is defined as resolving power is defined as resolving power हो गया यस सर लिखना if delta x is limit of resolution then resolving power is given as rp is equal to या rp हाँ rp is equal to 1 by delta x rp is equal to 1 by delta x and delta x is directly proportional to lambda delta x क्या होता है lambda के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये एक तरीके से पाथ डिफरेंस बोल सकते हैं कि दो लाइट रे जब हमारे पास पहुंचेगी दो लाइट जो ऑब्जेक्ट से निकल के आएगा उसके बीच में क्या है ये डेल्टा एक्स जो है एक तरीके से पाथ डिफरेंस है पाथ डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे पाथ डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा सो rp is inversely proportional to lambda rp क्या है rp है लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये पूछता है कभी कभी कि लेमडा पे रिजोल्यूशन कैसे डिपेंड करता है या रिजॉल्विंग पावर कैसे डिपेंड करता है तो ध्यान रखना है कि लेमडा पे कैसे डिपेंड करेगा लेमडा पे डिपेंड करेगा आरपी इनवर्सली और अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है दैट कांस्टेंट इज 2 म्यू sin थीटा divided by lambda and rp is equal to 2 म्यू sin थीटा divided by lambda और ये जो रेजोल्यूशन है ये है फॉर माइक्रोस्कोप जब हम माइक्रोस्कोप के लिए रेजोल्यूशन लिखेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होगा रिजॉल्विंग पावर का दैट विल बी 2 म्यू sin थीटा बाय लैम्डा जहां म्यू क्या है म्यू है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है RI ऑफ मीडियम लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट ठीक है थीटा जो है
थीटा जो होगा ये लिख लो, थीटा इज हाफ ऑफ एंगल, थीटा इज हाफ ऑफ एंगल formed by two objects. Theta is half of angle formed by two objects. Formed by two objects at length. Half of angle made by two objects at length. ठीक है, जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे तुम्हारा लेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना ये एंगल बनाएंगे, ये एंगल क्या है, अगर अल्फा है तो जो थीटा होगा तुम्हारा, थीटा विल बी अल्फा बाई 2। ये दो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 1 ये ऑब्जेक्ट 2, इसको तो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये एंगल कुछ बनाएगा यहाँ पे, और ये जो एंगल है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, तो थीटा इज व्हाट, थीटा इज अल्फा बाई 2, हाफ ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाई टू ऑब्जेक्ट एट लेंथ। क्लियर। तो ये माइक्रोस्कोप के चलते जब रिजॉल्विंग पावर तुमसे पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज 2 म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, और अगर थीटा बहुत छोटा देगा तो साइन थीटा कैन बी चेंज एज थीटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब साइन थीटा में थीटा बहुत ही छोटा होता है तो उसको थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। अब समझेंगे कि टेलीस्कोप के चलते क्या होता है। अगर टेलीस्कोप है तो उसके लिए जो रिजॉल्विंग पावर होता है, टेलीस्कोप के लिए जो रिजॉल्विंग पावर होगा उसमें जो कांस्टेंट होगा वो अलग होता है, कांस्टेंट चेंज हो जाता है, एंड दैट कांस्टेंट इज resolving power is equal to d by 1.22 lambda। ये रिजॉल्विंग पावर किसके लिए है, ये है फॉर टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के लिए है। और यहाँ पे d क्या है तुम्हारा, d है डायामीटर ऑफ लेंस अपर्चर। जो भी लेंस है उसका ये डायमीटर है, d बाई 1.22 लेम्डा। ठीक है, यहाँ पे रेजोल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है, लेम्डा के इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ जो कांस्टेंट है दैट इज d बाई 1.2, जहाँ d क्या है, डायमीटर ऑफ लेंस अपर्चर। और यहाँ से एक और चीज देख सकते हो कि हम टेलीस्कोप के केस में अपर्चर ज्यादा क्यों रखते हैं, अपर्चर इसलिए ज्यादा रखते हैं कि उस केस में रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा। तो अगर दो स्टार एक पास में है तो उनके बीच का जो रेजोल्यूशन है वो क्या होगा, हमें अच्छे से दिखेगा, रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो जाता है डी इंक्रीज करने के चलते। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर होता है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू आईपीस। ठीक है, हो गया। चलो, तो इसी के साथ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप खत्म हो गया, यानी तुम्हारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया। एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ, वो टॉपिक पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो तुम्हारा छोटा सा एक टॉपिक है पोलराइजेशन। ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक होगा, पोलराइजेशन पढ़ेंगे, सिलेबस खत्म। पोलराइजेशन अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट, बहुत इसके लिए 45 मिनट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, छोटा सा टॉपिक है। पोलराइजेशन समझते हैं, मालूज लॉ और ब्रेवस्टर लॉ समझते हैं, पोलराइजेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो अभी कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं एक आध दो, फिर अगर टाइम बचेगा तो आज ही पोलराइजेशन शुरू कर देंगे, नहीं तो कल करेंगे। लिखना लिखना, अब माइक्रोस्कोप, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिख दो, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप having two identical having two identical having two identical
converging lenses, having two identical converging lenses, having two identical converging lenses of focal length of focal length of focal length 20 centimeter, of focal length 20 centimeter, of focal length 20 centimeter, full stop, of focal length 20 centimeter, full stop. An object is placed, an object is placed, an object is placed 25 centimeter, an object is placed 25 centimeter, 25 centimeter from objective, from objective, from objective, such that, such that, such that final image is formed at infinity, such that final image is formed at infinity, such that final image is formed at infinity, then find, then find, then find length of, then find length of microscope, then find length of microscope, then find length of microscope. सर यहाँ पे लेंस का फॉर्मूला यूज करना है ना सर? लेंस ही तो है, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? सर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंथ पता करना, सोचो कैसे पता करोगे? नहीं समझ में आ रहा सवाल? सॉल्व करें? देखो वही, पहले तो पता करना है कि एक्सट्रीम वाला सर आंसर कंडीशन क्या माइनस है में कि नहीं। आएगा? क्या है रहा? सर आंसर माइनस में आएगा? नहीं, लेंथ कैसे माइनस में हो मतलब जाएगा? कितना आ रहा है माइनस में, कितना लाए हो? सर 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट। अच्छा चलो देखते हैं। देखो क्या क्या रहा, ये तुम्हारा माइक्रोस्कोप है और इस केस में क्या कर रहा है,
दोनों का जो फोकल लेंथ है वो सेम सेम कर दिया, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा कौन सा आईपीस होगा। दोनों का फोकल लेंथ क्या कर दिया, सेम कर दिया। इसका भी 20 सेंटीमीटर और इसका भी एफ 20 सेंटीमीटर है। अगर सेम नहीं करता तब हमें सोचना पड़ता किसको ऑब्जेक्टिव करे किसको आईपीस करे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने लिखा है किसको ऑब्जेक्टिव और किसको आईपीस माना होगा। अब क्या बोलना है कि इसके फ्रंट में 25 सेंटीमीटर दूरी पे हमने क्या करा, 25 सेंटीमीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज बन रहा है ना, वो फाइनल इमेज कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। वो फाइनल इमेज कहाँ पे है, वो बन रहा है इन्फिनिटी पे। मतलब वी का जो वैल्यू है, वी का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी है। आ रही है बात समझ में? सवाल पढ़ के पहले समझ में आना चाहिए कि ये क्या एक्सट्रीम कंडीशन का है कि नहीं। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन का है क्योंकि इसमें फाइनल इमेज कहाँ बनना है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। एक्सट्रीम दो कंडीशन है, या तो इन्फिनिटी बने या तो डी पे बने। ये कौन सा कंडीशन है, इन्फिनिटी पे बने। अगर इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज है, इसका मतलब ये जो इमेज बनाएगा वो कहाँ बनाएगा, इसके फोकल लेंथ पे बनाएगा। मतलब ये जो लेंस है वो इमेज बनाएगा कहाँ पे, इसके फोकल लेंथ पे। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? मतलब इसके चलते जो इमेज बना वो इसके फोकल लेंथ पे बनेगा, एफ पे बनेगा। और एफ पे बनेगा तभी जाकर के जो फाइनल इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट पे बनेगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो अब तुम्हें करना क्या, तुम्हें लेंथ निकालना। लेंथ निकालने का मतलब ये अगर एल है तो एफ तो है तुम्हारे पास, ये जो डिस्टेंस है ये तुम्हारा वी ओ है। तो जो लेंथ होगा, लेंथ विल बी एफ प्लस वी ओ। एफ का वैल्यू तुमको पता है, एफ है 20 सेंटीमीटर। तुमको कैलकुलेट क्या करना है, वी ओ कैलकुलेट करना है। तो वी ओ कैलकुलेट करने के लिए तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ओ दिया हुआ है, तुमको एफ ओ दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है, 1 बाई वी ओ माइनस 1 बाई यू ओ इज इक्वल टू 1 बाई एफ ओ। तो यहाँ से 1 बाई वी ओ कैलकुलेट कर सकते हो, दैट विल बी 1 बाई एफ ओ प्लस 1 बाई यू ओ। वैल्यू पुट करोगे विथ साइन, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो विथ साइन करते हैं। कैलकुलेट करोगे वी ओ विल कम एज 100 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी आएगी, 100 सेंटीमीटर आएगी। तो यहाँ 100 रख दो, तो जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 120 सेंटीमीटर। यानी जो लेंथ होगा माइक्रोस्कोप का वो कितना होगा, 120 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? नहीं आ रहा समझ में? नहीं, हो गया सर, हो गया। तो किसी ने रिपीट बोला किया। नहीं सर? हाँ चलो फिर से समझा दे रहे हैं। देखो एक बार पूरा फिर से हटा कर समझा। देखो सवाल पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि जो इमेज बनना है फाइनल इमेज वो कहाँ पे बन रहा है, फाइनल इमेज बनना है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ठीक है, सर। इतना क्लियर है। और फाइनल इमेज बनता किसके चलते हैं, आईपीस के चलते। फाइनल इमेज जो बनता है वो किसके चलते बनता है, वो लेंस जो आँख के पास है। तो आँख के पास जो इमेज है, आँख के पास जो लेंस है उसके चलते जो इमेज बन रहा है वो इनफाइनाइट पे बन रहा है। इसका मतलब वी जो है दिस इज इनफाइनाइट। वी क्या है, इनफाइनाइट पे है। और जब वी इनफाइनाइट के बराबर होता है इसका मतलब यू ई का जो वैल्यू होगा दैट विल बी एफ ई। ठीक है ना? किसी लेंस के लिए जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे, उसके फोकस पे रखते हैं तो वो जो इमेज बनाता है वो इनफाइनाइट पे बनाता है। समझना, यहाँ पे दो लेंस है, दो लेंस से दो बार इमेज बन रहा है। ये एफ ओ है और ये एफ ई है। ठीक है, दो लेंस है। अब इस लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये डिस्टेंस है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव से 25 सेंटीमीटर दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और साथ ही साथ कह रहा है इस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज बन रहा है वो इन्फिनिटी में बन रहा है। अब क्या होगा कि इस लेंस से जो इमेज बनेगा वो इमेज पक्का है कि इसके फोकस पे बनेगा। इतना क्लियर है? ये लेंस जो इमेज बनाएगा वो कहाँ पे बनाएगा, इसके फोकस पे बनाएगा। इतना क्लियर है या ना? बोलो। यस सर। तो इसके फोकस पे ये इमेज बनाएगा इधर कहीं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा यू ओ है, ये डिस्टेंस तुम्हारा वी ओ है। इसके चलते इंटरमीडिएट इमेज यहाँ बना और इंटरमीडिएट इमेज बना कहाँ है, इसके फोकस पे। इसका फोकस मतलब एफ ई के बराबर यहाँ से डिस्टेंस है। आ रही बात समझ में? तो अब ये जो लेंथ है ना, अगर लेंथ कैलकुलेट करोगे तो लेंथ विल बी व्हाट,
VO प्लस FE, लेंथ जो होगा लेंथ विल बी VO प्लस FE। लेकिन अब जब VO और FE पुट करेंगे ना, तो उसको ऐसा नहीं है साइन के साथ पुट कर दोगे, अब साइन के साथ पुट करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पे जो वैल्यू उठा के पुट करेंगे तो उसके लिए साइन की जरूरत नहीं है। साइन की जरूरत कब पड़ती है, जब हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं या मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ लेंथ कैलकुलेट करना है, तो लेंथ कैलकुलेट करना है यानी तुमको मेजर करना है, तो VO प्लस FE ऐड करोगे, लेंथ पता चल जाएगा। तो तुम्हारा काम क्या है, VO कैलकुलेट करना, क्योंकि FE तुमको पता है, FE इज हाउ मच, FE इज 20 सेंटीमीटर। VO कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ठीक, तो यहाँ O कर दोगे तो O के लिए हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1/VO माइनस 1 इसके लिए पुट करोगे तो -25 इज इक्वल टू 1/20। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1/VO इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/25। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो VO का वैल्यू जो आएगा दैट विल कम एज 100 सेंटीमीटर। तो उस 100 सेंटीमीटर को कहाँ रख दोगे, उस 100 सेंटीमीटर को इधर पुट कर दो, तो लेंथ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस तरीके का सवाल आता है, मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल करोगे, सवाल होंगे, नहीं होंगे तो पूछ लेना। ठीक है, और जब कहीं ऑनलाइन कर रहे हो तुम्हारे पास प्रॉब्लम, मतलब मॉड्यूल नहीं है तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, बहुत सारे डाउट है, इधर उधर क्वेश्चन आते रहते हैं, या फिर टेलीग्राम कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आते ही रहते हैं। या मैं भी अगर अब सिलेबस खत्म होगा तो मैं खुद से डाउट देना शुरू करूंगा, तो उसमें भी करोगे, जो डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक, कितना टाइम हो गया, चलो टाइम हो गया तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। यस सर, थैंक यू।